चलिए उस डायग्राम को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये बाहर वाला क्या था, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला क्या था, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस क्या था, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जल्दी से एक बार लेवलिंग कर लेते हैं। ये था आपका पेरी, अब शॉर्ट में लिखता हूं मैं, उतना लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखूंगा। ये था आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये था आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये था आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप इसी तीनों को मिलाकर क्या बोलते थे, एक यूनिट बोलते थे, जिसको बोलते थे आप न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको आप कहते थे न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप। डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं मॉडिफाई करूंगा, देखिएगा। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद आपने कहा जहां जहां इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर ली, वहां पर एक पोर बच गया, ये पोर। और वो पोर का एक स्पेसिफिक शेप होता है, लाइक दिस, लाइक दिस स्पेसिफिक शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। इस टाइप का ये पोर होता है। और इस पोर से ही मटेरियल एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। और इस पोर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ऐसे एक न्यूक्लियस में कई सारे न्यूक्लियर पोर लगे होते हैं। ये देखिए, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ये पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। और इस पूरी न्यूक्लियर पोर को एक प्रोटीन कवर की होती है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। वो प्रोटीन जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था, सेल बन रहा था, तो वो प्रोटीन बन के आई किसी दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से, और ये न्यूक्लियस को जो है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर पोर को कवर कर ली। तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल शेप का, ये क्या है आपका, ये पूरा ऑक्टाहेड्रल शेप का न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन कवर करके ये न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियर पोर है। उसमें ये देखिए, फिर से ये देखिए, ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का, ऑक्टाहेड्रल शेप का, ऑक्टाहेड्रल शेप का ये आपका पूरा, ये दिस वन ऑक्टाहेड्रल शेप का। अरे यार ठीक है, ये समझ लीजिएगा ऑक्टाहेड्रल शेप का है। और इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं न्यूक्लियर पोर। लीजिए, इसको आपने क्या बोला, न्यूक्लियर पोर। और इसी के अंदर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अब ये डायग्राम आपका फाइनल हो जाएगा, कुछ कंटेंट तो आप उस वाले डायग्राम से थ्योरेटिकल पॉइंट उठाइएगा, पिछला डायग्राम से। ये डायग्राम फाइनल होने जा रहा है। न्यूक्लियर पोर को ही कवर कौन किया हुआ है, ये देखिए दिस वन, पीला वाला दिखाया था मैंने। न्यूक्लियर पोर को ही कवर कौन किया हुआ है, ये दिस वन, ये पूरे की पूरी न्यूक्लियर पोर को, यही है न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, यही। और ये पूरे न्यूक्लियर पोर को कवर की हुई है, इसीलिए न्यूक्लियर पोर हाईली स्पेसिफिक हो जाता है। हर मटेरियल नहीं आ जा सकता है, कुछ चुने गिने चीज ही आ जा सकते हैं जो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आ जा सकता है। तो ये क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिन है, ये क्या है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन है। और वो क्या आपका न्यूक्लियर पोर है, ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियर पोर, दिस वन, दिस वन। और पता है बच्चों, पता है इस दोनों को मिलाकर भी एक चीज कहते हैं। अब डायग्राम आपका फाइनल होने जाना है। इस दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एनपीसी। क्या बोलते हैं, एनपीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसी, यहां लिख देता हूं मैं। एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन को मिलाकर जो पूरा ऑक्टाहेड्रल शेप का बना, उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी कह रहे हैं। तो ये तो अभी तक यहां तक मैंने बता दिया, बट एनपीसी एक नया वर्ड बताया। मैंने अभी आपको सिखाया कि यदि डीएनए से डीएनए बनना है, तो आप जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस कहां चलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। देखिए ये क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म था, ये क्या है पूरा न्यूक्लियो, ये है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में वो धागा जो क्रोमेटिन है, एक्चुअल में वो डीएनए ही है। आपको कल पता चलेगा ऐसा बात, एक्चुअल में वो डीएनए ही है। इसी में कहीं कहीं न्यूक्लियोलस भी है, ठीक है। तो अगर डीएनए से डीएनए बनना है तो चाहिए हमको क्या, रेप्लिकेशन वाले एंजाइम। तो वो एंजाइम क्या हो सकते हैं भैया, तो वो एंजाइम हो सकते हैं रेप्लिकेज। वो एंजाइम एंजाइम क्या हो सकते हैं, रेप्लिकेज। तो रेप्लिकेज एंजाइम को इस साइटोप्लाज्म से, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म आना पड़ा होगा, ना कि सिर्फ रेप्लिकेज एंजाइम को यहाँ आना पड़ा होगा, बल्कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी यहाँ आना पड़ा होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, पीएसई का मतलब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ये सारे के सारे ये यहां से आएंगे। लेकिन
बच्चों एक बात बताइए आप, डीएनए से डीएनए तो तब बनेगा ना जब न्यूक्लियोटाइड भी हो। मान लीजिए एक डीएनए है, एक डीएनए से आप 2 डीएनए बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक चीज का फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास पेज और इंक भी तो होना चाहिए, तभी ना फोटोकॉपी करेंगे। और ओरिजिनल कॉपी तो होना ही चाहिए, तो बाद में आप तब ना 2 कॉपी निकालेंगे। तो ये ओरिजिनल कॉपी डीएनए है, तो अगर आप इसका कॉपी बनाना चाहते हो तो डीएनए जिस चीज का बना होता है, यानी कि ये फोटोकॉपी जिसका आप करना चाह रहे हैं वो कागज और इंक का बना हुआ है, तो आपके पास कागज इंक चाहिए तभी ना आप निकालेंगे। तो इसमें इस डीएनए में 3 चीजें हैं, कुल मिला के एक बात करें तो न्यूक्लियोटाइड है, उसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और अगर डीएनए है तो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर पेंटोज शुगर के नाम पे, और क्या, H3PO4। तो ये सब कुछ कुल मिला के न्यूक्लियोटाइड पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तब ना इससे एक फोटोकॉपी बनाया जाएगा। मैं बता दूं बच्चों, जब फोटोकॉपी होता है ना तो ये खुलता है डीएनए का स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड, तब जाके फोटोकॉपी होता है। तो दोनों स्ट्रैंड जो खुला, तो दोनों स्ट्रैंड के सामने फोटोकॉपी होता है, तब जाके 2 स्ट्रैंड फिर से बनकर तैयार हो जाता है, तो फोटोकॉपी हो गया। ये आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड का तो होना जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आएगा? मैं बता दूं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नहीं होता सेल के अंदर, आप न्यूक्लियोटाइड खाने से ही प्राप्त करते हो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप है, वो एटीपी से आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस है, वो भी आपको आपके फूड से ही मिल जाता है। तो आपका फूड न्यूक्लियस में थोड़ी बनता है, आप तो खाते हो, आप डाइजेस्ट करते हो, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर वहां से ब्लड में आता है, ब्लड से होकर हर सेल तक पहुंचता है, यानी कि सेल के पास आया है तो पहले तो साइटोप्लाज्म में आएगा। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है, वो तो है तो साइटोप्लाज्म में, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड जब तक नहीं जाएगा, कहां, जब तक वो न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा अंदर, तब तक हो ही नहीं सकता। अब ये न्यूक्लियोटाइड भी 2 प्रकार का हो सकता है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस ऑफ देयर शुगर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों भाई? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर के नाम पे राइबोज होगा तो आरएनए बनाने में काम आ जाएगा, और जिसमें डीऑक्सी राइबोज होगा तो डीएनए बनाने में काम आ जाएगा, है तो दोनों न्यूक्लियोटाइड ही ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड अंदर आएगा, तब जाके डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, तब जाके डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, बाकी एंजाइम तो आने ही चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड को भी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म आना पड़ेगा, रटना नहीं है, लॉजिकली सोचो ना यार, आपको मैंने बेसिक समझाया ना, न्यूक्लियोटाइड होगा तभी तो फोटोकॉपी होगा, तभी तो नया डीएनए बन सकता है, इवन आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वो तो हमको खाना से मिलेगा, तो न्यूक्लियोटाइड तो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म आना चाहिए। रेप्लिकेशन एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन भी आपको खाने से ही मिलेगा, सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस थोड़ी होता है, सेल आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर एमिनो एसिड मिल मिलकर आपको पढ़ाएंगे सेल रेस्पिरेशन चैप्टर। तो फाइनली साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, यूं मानो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, और वो प्रोटीन मॉडिफाई होकर रेप्लिकेज एंजाइम बना, इवन ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बना, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम बना, और वो सब अंदर आ गया कहां, न्यूक्लियोप्लाज्म में, फॉर द पर्पस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो बोलो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज आएगा, इसमें क्लियर है तो हाथ खड़ा करो। चलिए अब बात बचती है, सभी को समझ में आ गया लगभग, देख लेता हूं एक बार। अभिषेक समझ में नहीं आया क्या? सर आ गए सर। तो बोलने पे हाथ खड़ा कर रहा है। चलो अब बात क्या है कि सर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में क्या आएगा। अरे एक बात बताओ, आरएनए कहाँ बनता है, आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चला, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आरएनए तो बना कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो भैया एक बात बताइए, अगर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में बना है और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस चलेगा साइटोप्लाज्म में, तो आरएनए को तो आना पड़ेगा ना यार, आरएनए को तो आना पड़ेगा ना। कहाँ आना पड़ेगा, आरएनए को आना पड़ेगा यहाँ, कहाँ, इस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। अब बोलोगे सर आरएनए तो 3 प्रकार का होता है, प्रोटीन बनाने में तो एमआरएनए काम आता है, बिल्कुल सही बात है, एमआरएनए काम आता है। तो बोलोगे सर आपने बोला था टीआरएनए और आरएनए भी तो प्रोटीन बनाने में ही काम करता है। हाँ थोड़ा सा डिटेल और बता रहा हूँ, बाकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। एमआरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बनेगा, टीआरएनए उसको हेल्प करेगा, तो टीआरएनए भी बाहर आना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म से, क्योंकि आरएनए तो सारे बनेंगे वही न्यूक्लियोप्लाज्म में। बचा आरआरएनए, तो आरआरएनए डायरेक्टली आरएनए के फॉर्म में नहीं आता है। आरआरएनए कुछ प्रोटीन का, प्रोटीन इधर से बन के गया ना अंदर, आरआरएनए
कुछ प्रोटीन के साथ मिल माल के यहाँ पे क्या बना लेगा, राइबोसोमल सब यूनिट्स। बड़े और छोटे सब यूनिट्स होते हैं, ये है राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो आरआरएनए इसी में है, और कुछ प्रोटीन के साथ मिलके आरआरएनए और प्रोटीन मिलके बनता है राइबोसोम, आपको पढ़ाएंगे राइबोसोम में। तो आरआरएनए भी आएगा बाहर, लेकिन वो राइबोसोमल सब यूनिट्स के फॉर्म में आएगा, राइबोसोमल सब यूनिट्स के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है ना, सब यूनिट्स, क्योंकि वो राइबोसोमल सब यूनिट्स पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होना है, और उसमें आरआरएनए भी है और कुछ प्रोटीन भी है। तो बोलोगे सर प्रोटीन का यहाँ से वहां ले क्यों गए, फिर वहां से यहाँ नचा के ला रहे हैं। अरे भैया यहाँ से वहां लेके गए जोड़ जाड़ के सब यूनिट बनाने के लिए। किसका सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट। वो चीज अंदर में ही बन सकता है, वो सिंथेसिस अंदर में ही होगा। कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस पे होता है, आपको बताऊंगा मैं कल। तो वो चीज अंदर में ही हो सकता है, तो अंदर में बना के राइबोसोमल सब यूनिट्स। फाइनली ये सारे चीजें एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट्स, ये सब इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहां से कहां आ गए, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म आ गए। तो क्या बच्चों आप इन चीजों को, किन चीजों को मैं बता रहा हूं, क्या आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, क्या इसको एक साथ मिलाकर आप साइटो न्यूक्लियो ट्रैफिक बोल सकते हो, यस और नो? साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक बोल सकते हो। अरे ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, आना जाना, सड़क जो बनी रहती है। तो क्या ये न्यूक्लियर पोर ही साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है? यस। व्हाट इज साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म से इधर आ रहा हो, चाहे वो इधर से उधर जा रहा हो, यही तो है साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक। तो बोलो साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक क्या होता है, किसके थ्रू होता है, कौन अंदर से बाहर जाती है, कौन बाहर से अंदर आती है, क्या क्लियर है? हाथ खड़ा करके बता दो जल्दी से, जल्दी। चलिए सभी को क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा इस डायग्राम में देख लीजिए, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है। मैंने बोला ना बाहर का डायग्राम हम नहीं बना रहे, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। रही बात कि साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक को कौन रेगुलेट करता है, वही न्यूक्लियर पोर रेगुलेट करता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं एनपीसी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्या, पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बातें कंप्लीट हुई। अब कुछ बातें, अब हम हेडिंग डाल रहे हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन। तो अब मैं तो अब इसी डायग्राम में सब कुछ कर दूंगा, बाकी थ्योरी में आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा नोट्स में। होता क्या है ना बच्चों, ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियोथिका, ये एक्सोन्यूक्लियोथिका मॉडिफाई हो जाती है बच्चों। ये एक्सोन्यूक्लियोथिका मॉडिफाई हो जाती है कुछ बनाने के लिए, जगह जगह पर। ये देखो मैं जगह जगह पे दिखाऊंगा। ये एक्सोन्यूक्लियोथिका जो है ये मॉडिफाई हो जाती है बच्चों, और ये मॉडिफाई होके एक सेल ऑर्गेनेली बना लेती है, इस टाइप से। देखिए इस टाइप से ये एक सेल ऑर्गेनेल बना लेती है, इस टाइप से एक सेल ऑर्गेनेली बना लेती है, ठीक है, इस टाइप से। और इसका नाम क्या है, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बोलूंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाद में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। अभी बस आप इतना समझ लो, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई होके क्या बना लेती है, तो आप लिखोगे कि दिस वन इज क्या है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड बाय, आप यहां लिखोगे फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ क्या, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है, ये भी आज तुमको क्लियर हो गया कि इसका मतलब सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी। क्यों सर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही मॉडिफिकेशन से बनी ना। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अपने आप में एक मेम्ब्रेन है ना सर, वो तो अपने आप में एक मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के जैसा। तो वो मॉडिफाई होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, इनर का उसमें कोई रोल नहीं है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मॉडिफाई होकर बनती है। अरे बोलो समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। सब लोग हाथ खड़ा करेगा तब ना, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करके बोलना है। चलिए अब बात रही कि अब थोड़ा इसको डायग्राम को डेकोरेट करते हैं हम लोग। पता है ये राइबोसोमल सब यूनिट्स बाहर आते हैं ना साइटोप्लाज्म में, तो इस साइटोप्लाज्म में तो बिखरे पड़े मिलते ही हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े तो मिलेंगे ही,
लेकिन कुछ पर्टिकुलर राइबोसोमल सब यूनिट्स बाइंड कर जाते हैं। और पता है वो कहाँ बाइंड करते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस, वहां बाइंड कर जाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस देख रहे हो ना, वहां बाइंड कर जाते हैं। और वो इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पर भी बाइंड कर जाती है। वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पर भी बाइंड कर जाते हैं। बन के कहां से आया? न्यूक्लियोप्लाज्म से। और पता है बच्चों, अभी बस आप इतना याद रखो कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 80S, एक होता है 70S। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पाया जा रहा है, ये देखो वो होता है 80S राइबोसोम। वो होता है बच्चों 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम होता है बच्चों वो। लो मैं लिख देता हूं ढंग से, 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है बच्चों? 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, जल्दी बोलो, राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 80S राइबोसोम बन के कहां से आया बच्चों? ये बन के आया यहीं से। कहां से? तो न्यूक्लियोप्लाज्म से आया साइटोप्लाज्म में। कुछ तो साइटोप्लाज्म में ही रह गए, बाकी कुछ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बाइंड कर गए, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से ही बाइंड कर गए। देखो डायग्राम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मैं चाहता तो पीपीटी लाकर रिप्रेजेंट कर देता औरों की तरह। लोग वाक कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, पीपीटी ला के दिखा दे रहे हैं। भाई मुझे नहीं आता ऐसे में मजा, मुझे पीपीटी दिखा के पढ़ाने में मजा नहीं आता। मैं पीपीटी आपको दिखाऊंगा जहां पे दिखाना होगा, कुछ चीजें विजुलाइज कराने के लिए मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा। मैंने आपके लिए पीपीटी खरीदा है, लेकिन की नहीं, पीपीटी से हर चीज नहीं पढ़ाते हम डायग्राम बच्चों के सामने बनाएंगे, हम बच्चे को समझाएंगे। तो ये बोलो, अब बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? इनर वाले में कुछ बात अभी और बताना है? यहां तक क्लियर सब कुछ? सब लोग हाथ खड़ा कर दें जल्दी से। सर वो बाइंडिंग वाला एक बार और बताते हैं। अरे देखो होता क्या है, ये यहाँ पे राइबोसोम बनता है, ये राइबोसोम बना, ठीक है। उसका में दो यूनिट होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बात बताएंगे बाद में। बड़ा और छोटा होता है, उसी को बोलते हैं सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। राइबोसोम खुद किसका बना होता है, ये बात पिछली क्लास में बताया था, फिर से सुन लो। राइबोसोम में दो चीजें होती है, एक होता है RNA, एक होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन पहले तो साइटोप्लाज्म से अंदर आया, क्योंकि प्रोटीन चाहिए तभी ना राइबोसोम बनेगा। और RNA अंदर में बना, RNA DNA से बनता है। तो दोनों मिल माल के ये छोटा और बड़ा गोला बनाया, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। और वो अब आ गया बाहर, कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कुछ तो साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े मिलेंगे, वो भी प्रोटीन ही बनाएंगे, वो भी प्रोटीन बनाने में काम आएंगे आगे। और कुछ कुछ राइबोसोम क्या करेंगे, इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पे जाके बाइंड कर जाएंगे, ये देखो। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आके बाइंड कर जाएंगे, ये देखो। ये भी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी बाइंड कर गए। और दो टाइप के होते हैं राइबोसोम, एक होता है 70S, जो साइटोप्लाज्म में मिलेगा वो होगा 70S, ये लो साइटोप्लाज्म में। सॉरी सॉरी, एक मिनट, साइटोप्लाज्म में फिर अलग अलग टाइप का होगा, प्रोकैरियोटिक, वो छोड़ो, मैं वो बाद में बताऊंगा। बस समझो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होता है 80S। तो जो यहाँ होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोलते हैं, ये वर्ड भी छोड़ो, बस इतना याद रखो अभी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पर आकर राइबोसोम बाइंड कर जाएगा, वो 80S होता है, मतलब बड़ा बड़ा साइज का होता है। यूं याद रखो कि बड़ा बड़ा साइज का होता है। बाकी राइबोसोम में आपको बता दूंगा मैं बड़ा छोटा क्यों होता है, ठीक है। तो ये होता है राइबोसोम का बाइंडिंग, इसकी वजह से वो उस पर आके अटैच हो जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे भी चलेगा, फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के साइड में, उससे जो अटैच्ड है राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में बिखरा, मतलब कि साइड की तरफ, उसकी तरफ है, तो वहां पे भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहां बाइंड है वहां पर भी होगा। तो ये है राइबोसोम का बाइंडिंग। और बोलो, और बोलो, और किसी को कोई डाउट? एक बार फिर मैं सारा पॉइंट एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रुको एक मिनट, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी से ले लिए। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं सारा पॉइंट फिर से, क्या है इसमें मसला। देखिए मसला ये है भाई साहब, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस वन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस वन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये पूरा का पूरा एक स्पेस है, जिसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर का काम करता है, क्योंकि कोई भी चीजें इधर से इधर आने से मना करेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तब तो कोई चीजें आ जा सकती है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहां जहां
आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे को आपस में टच कर रही है। कहाँ? जैसे यहाँ और यहाँ, जैसे यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो जहां जहां एक दूसरे को आपस में टच कर रही है, देख लो, यहाँ जहां जहां टच कर रही है, मैंने दिखा दिया, यहाँ और यहाँ, जहां जहां टच कर रही है वहां एक पोर बन गया। उसी पोर को हमने बोला न्यूक्लियर पोर, और वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है, और उसको पूरा चारों ओर से घेरा रहता है न्यूक्लियर पोर को न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्मिन है, यहाँ एन है, सी नहीं है, यहाँ एन है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन उसको कवर कर लेता है, और इसी को दोनों को मिला के न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन न्यूक्लियर पोर को मिला के बोलते हैं एनपीसी, मतलब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि हमने बताया जहां जहां न्यूक्लियर पोर होता है, मतलब एनपीसी होता है, वहां से साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक चलता है। क्या होता है साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक? मैंने आपको ये बताया, कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म जाते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। जैसे न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी जरूरी है और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी जरूरी है। राइबोसोम भी न्यूक्लियोटाइड से ही बनेगा। रेप्लिकेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगा। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में काम आएगा। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम ट्रांसलेशन में काम आएगा। सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, कुछ एंजाइम को छोड़ के। हालांकि इन सब में जो भी काम आ रहा है वो प्रोटीन नेचर के एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बना है तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड खाने से मिलता है तो पहले साइटोप्लाज्म में आएगा। इन सभी को भेजा गया न्यूक्लियोप्लाज्म में इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ऐसे ही कुछ चीजें जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बन रहा है यहाँ पर, तो वो कौन है? वो राइबोसोमल सबयूनिट्स है, जिसमें आरआरएनए, आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, राइबोसोमल सबयूनिट्स के ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, इसमें क्या है? आरआरएनए प्लस प्रोटीन है, लिख सकते हो आरआरएनए प्लस प्रोटीन है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो दोनों कंबाइन होके एक साथ कहां से कहां आ गए भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म आ गए, तो ये आ गया। इसके अलावा आपका टीआरएनए भी आया, एमआरएनए भी आया, कहां से? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म आया। तो ये आपका हो गया साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक। फिर मैंने कहा कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये खुद को मॉडिफाई कर लेती है। ये खुद को मॉडिफाई करके करती क्या है साहब? तो ये खुद को मॉडिफाई करके अपने आप को एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है आगे देखेंगे, लेकिन इतना जान लो कि बनता आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से है। क्योंकि सिर्फ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में, तो वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा। फिर जो राइबोसोम आया साइटोप्लाज्म के अंदर बन के, वो दो टाइप के थे, 70s 80s। 80s वाले में से कुछ ने क्या किया, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जाके बाइंड हो गया और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जाकर बाइंड हो गया। ये तो पूरा कहानी है भाई न्यूक्लियर एनवेलप का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो। अरे हाँ यार, ये सही बात पकड़ी है, सुनो। यस सर, ट्रांसलेशन प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म सिंथेसाइजिंग में होगा। एंजाइम वो क्यों जाएगा अंदर? ये तो यहीं रह जाएगा। सॉरी, ये सही बात पकड़ा गया है। सॉरी, फ्लो में मैंने सारे एंजाइम को भेज दिया। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम यहीं बना, यहीं रह जाएगा। ये मिस्टेक था। समझ में आई बात? सभी बात को क्या मैंने फ्लो में मिस्टेक बोला? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम नहीं जाएगा। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम तो यहीं रह जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। वो क्यों जाएगा अंदर? तो ये न्यूक्लियोटाइड जाएगा, रेप्लिकेट जाएगा, है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जाएगा, ये सब चीज जाएगा अंदर। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डायग्राम। अब रहा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो कुछ पॉइंट इनर न्यूक्लियर। हाँ बोलो सर, एक बार फिर से बताइएगा सर। क्या ये पूरा फिर से बताएं? नहीं नहीं नहीं, ये जो लास्ट जो मिस्टेक अरे हुआ था। ये था प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये किसमें काम आता है? ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्यों जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन में काम आता यस है। ट्रांसक्रिप्शन यस सर। साइटोप्लाज्म में चलता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्यों जाएगा? वो तो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा ना। तो ये मिस्टेक से हमने फ्लो में उसको भी भेज दिया अंदर, तो वो नहीं जाएगा अंदर। क्लियर है? अब ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि गलती ना हो। अब ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब देखो पिछले वाले डायग्राम से न्यूक्लियर पोर का कुछ थ्योरी तुम यहाँ पे ऐड कर लोगे और इन दोनों को मिला के क्या बोल दोगे? ये एनपीसी। ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो देख लेना। अब रहा ये जो एंडोन्यूक्लियोथिका है, जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें भी कुछ चीजें होती है, तो उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ। चलो आ जाओ। मैं ये सब मिटा दूं? मैं ये सब मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एंडोन्यूक्लियोथिका के बारे में कुछ पॉइंट। तुम लोग के पास तो बड़ा सा जगह होगा, मेरे पास उतना बड़ा जगह नहीं है, बड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखो, ये तो एंडोन्यूक्लियोथिका दिख रहा है, आप गौर से देखना। ये देखो, मैं अंदर में इस टाइप का जाल बना रहा हूँ, देख रहे हो?
इस स्टेप का, ये इस स्टेप का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस स्टेप का, ये दिस वन, देख लो इस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। पता है ये स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। और इसके बारे में अब सुनो कुछ पॉइंट। कोई पूछे कि व्हाट इज न्यूक्लियर लेमिना, तो पहली बात तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियर लेमिना जो होता है एंडोन्यूक्लियोथिका से अटैच्ड होता है। पहली बारे में क्या 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 लिखोगे इसके बारे में? अटैच्ड विथ, इसका मतलब विथ होता है, मैंने बता रखा, अटैच्ड विथ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट तो ये लिखोगे। दूसरा बात, कोई बोलेगा ये होता क्या है, तो आप बोलोगे यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। क्या क्या लिखोगे? अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? तो देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जब साइटोस्केलेटन, तो आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट 3 प्रकार का होता है। उसी में से एक टाइप होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, मतलब कि वहां पे साइटोस्केलेटन बताऊंगा 3 प्रकार का होता है, उसी में से एक टाइप होता है साइटोस्केलेटन का इंटरमीडिएट फिलामेंट। और मैं बता दूं बच्चों, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ये खास प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम है लेमिन प्रोटीन। जिसका नाम है, इसके बारे में आप क्या लिखोगे? मेड अप ऑफ लेमिन प्रोटीन। मेड अप ऑफ लेमिन प्रोटीन। पता है बच्चों, जो प्रोटीन का जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग, उसका फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो प्रोटीन की कई सारी फैमिलीज होती है, ठीक है। तो एक बात बड़ा पॉपुलर है, पूछा जाता है कि लेमिन प्रोटीन किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो पता है बच्चों, ये किरेटिन फैमिली को बिलोंग करता है। किरेटिन फैमिली प्रोटीन कहते हैं इस लेमिन प्रोटीन को, किरेटिन फैमिली प्रोटीन। तो फिर से मैं बता देता हूं क्या है भाई ये ब्लू ब्लू कलर का। एक्चुअल में ब्लू कलर का किरेटिन फैमिली का एक प्रोटीन जिसका नाम है लेमिन प्रोटीन। लेमिन प्रोटीन मिल मिलके एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाया है जिसको आप साइटोस्केलेटन कह सकते हो। साइटोस्केलेटन का खास कैटेगरी जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, वही है ये न्यूक्लियर लेमिना, जो अटैच्ड है किसके साथ? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। बोलो क्या होता है न्यूक्लियर लेमिना? न्यूक्लियर लेमिना समझ में आ गया? जल्दी बोलो, सब लोग हाथ खड़ा करो। न्यूक्लियर लेमिना कुछ नहीं है, एंडोन्यूक्लियोथिका से अटैच्ड होती है, एक स्ट्रक्चर है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होती है? साइटोस्केलेटन है एक प्रकार का। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब सपोर्ट देने वाली स्ट्रक्चर, तो सेल को सपोर्ट देने वाली स्ट्रक्चर है। यहाँ पे न्यूक्लियस को सपोर्ट दे रही है अंदर से, इसका 3 फंक्शन भी बताएंगे। तो ये लेमिन प्रोटीन का बना होता है और ये किरेटिन फैमिली प्रोटीन से बिलोंग करता है ये लेमिन प्रोटीन। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर लेमिना होता क्या है। अब इसके मैं 3 फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, 3 फंक्शन। तो आप क्या करोगे, मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर लिखूंगा उसका तीनों फंक्शन, ठीक है। मैं तीनों फंक्शन उसका इधर लिख रहा हूं, और ये तीनों फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, इसके बारे में इसका फंक्शन लिख दे रहा हूं जल्दी से। मैं इसका फंक्शन लिख दे रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका फंक्शन लिखूंगा, और फंक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरो मार के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाओगे। पहला फंक्शन ही यही है, सपोर्ट एंडोन्यूक्लियोथिका। सपोर्ट एंडोन्यूक्लियोथिका, सपोर्ट एंडोन्यूक्लियोथिका, एंडोन्यूक्लियोथिका को सपोर्ट करता है। बाकी जो इसके 2 फंक्शन है बच्चों, इसके 2 फंक्शन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप रट्टा मान लो, आने वाले 4-5 दिनों के बाद अपने आप वो समय पे एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका एक फंक्शन तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियर लेमिना जो होता है एंडोन्यूक्लियोथिका को सपोर्ट करता है। एक फंक्शन होल्ड्स टीलोमेयर। टीलोमेयर क्या होता है मत पूछना, अभी इतना बता देता हूँ, क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम, उसके एंड को बोलते हैं टीलोमेयर। बाकी आ जाएगा आगे डिटेल में आ जाएगा। होल्ड्स टीलोमेयर ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। लेप्टोटीन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ये फंक्शन अभी आप फिलहाल के लिए याद रख लो, क्योंकि इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। ये जब आएगा डायग्राम लेप्टोटीन का तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, अरे रे देखो ये न्यूक्लियर लेमिना है जो लेमिन प्रोटीन का बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये एंडोन्यूक्लियोथिका से जुड़ा होता है। देखो ये लेप्टोटीन के दौरान का डायग्राम है, देखो ये टीलोमेयर को होल्ड करके रख रहा है। तो जिस दिन लेप्टोटीन पढ़ाएंगे ना उस दिन आपका ये डायग्राम आ जाएगा फिर से। तो आप अभी फिलहाल के लिए याद रख लो कि इसका एक फंक्शन और क्या होता है, होल्ड्स टीलोमेयर ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। दूसरा एक तीसरा और फंक्शन कि हेल्प्स इन
helps in reformation of nuclear membrane, helps in reformation of nuclear membrane during telophase stage of cell division, during telophase stage of cell division। अब फिर मैं ये बोलूंगा कि ये दूसरा और तीसरा फंक्शन आपको अभी फिलहाल के लिए याद रख लेना है, तीसरा फंक्शन भी आपको याद रख लेना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब दोबारा बनती है सेल के अंदर तो उसको बनने में मदद करता है और ये काम होता है सेल डिवीजन के टेलोफेज के दौरान। ये दूसरा तीसरा फंक्शन मैं आपको सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला फंक्शन तो एक्सप्लेन हो ही गया न्यूक्लियर लेमिना का, तो बोलो न्यूक्लियर लेमिना का दो फंक्शन तो आपको डायरेक्टली अभी याद कर लेना है, क्या कि वो टीलोमेर को पकड़ के रखता है, टीलोमेर क्रोमोसोम का किनारा होता है, टीलोमेर को पकड़ के रखता है लेप्टोटीन स्टेज के दौरान। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है टीलोफेज के दौरान, तो उस दौरान न्यूक्लियर लेमिना उसमें हेल्प करता है। और एक फंक्शन तो दिख ही रहा है कि एंडोन्यूक्लियोथिका को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खुद का क्या बना लिया, एक तरह का सपोर्टिव स्ट्रक्चर बना ही लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो आपस में मिलकर स्टेबल है। लेकिन एंडोन्यूक्लियोथिका को भी कोई स्टेबल रखता तो क्या है, न्यूक्लियर लेमिना है। साथ ही न्यूक्लियर लेमिना दो और फंक्शन कर देता है जो आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर लेमिना भी मैंने बता दिया और उसका फंक्शन भी बता दिया। अब बोलो कि न्यूक्लियर लेमिना समझ में आ गया या नहीं आया? सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। अब बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं एक एक करके बोल लेता हूं। हर्ष को डाउट? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैटर भी ले तुम, लिया। हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैटर भी तुम उस डायग्राम में एडजस्ट कर लोगे। चलो अब एक एक करके मैं डाउट पूछ लेता हूँ। शिवानंद को डाउट? नो सर। ये अभिषेक को डाउट? नो सर। अतीक? नो सर। चलो तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप का जो पॉइंट था, आपका न्यूक्लियर एनवेलप का पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अपने पास समय है क्या आज? अपनी क्लास आज कितने बजे स्टार्ट हुई थी जी? 3 बजे सर। 3 बजे। 3 बजे स्टार्ट हुई थी, है ना? अगर 15-20 मिनट ले लें और तो कोई दिक्कत नहीं ना? सर मेरा क्लासेस है। कितने बजे? 5 बजे से। 5 बजे से है ना? अच्छा चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, नोट्स भी बना लेना, फिर हम लोग कल देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है? और कल न्यूक्लियोप्लाज्म आपको बहुत मतलब इतना एक एक करके मैं स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ। देखो एक बात जान लो, जो बच्चा को न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर पता है ना, सच बता रहा हूँ, वो ना सेल डिवीजन में मतलब सेल डिवीजन वो चुटकी में खेल लेगा, चुटकी में, मतलब उसको कुछ लगेगा नहीं सेल डिवीजन, उसको लगेगा यार मतलब कितना आसान है यार, फालतू में लोग इसको टफ बताते हैं, मतलब बहुत आसान है सेल डिवीजन अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको आता है तो। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है तो सेल डिवीजन आपको साक्षात सरस्वती भी आ जाएगी ना पढ़ाने के लिए, तो सरस्वती भी आपको नहीं पढ़ा पाएगी अगर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो। इसलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मैं एक एक पार्ट को खोल खाल के समझा दूंगा, तब पढ़ाएंगे हम लोग सेल डिवीजन, ठीक है? तो यहाँ तक की बातों को आप पढ़ के आइएगा। अब मैं बताता हूँ नोट्स, तो ये हर्ष नोट्स तुम थोड़ा जल्दी जल्दी बना के दो बच्चों को, जहां तक हर्ष मुझे भेज दिया आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? और आप लोग क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ होमवर्क, आप लोग नोट्स में भी रीड कर लेना। कहां तक मैं बता रहा हूँ, नोट्स में मैं बता रहा हूं, होमवर्क लो। नोट्स में जो आपको पीडीएफ नोट्स मिला है, क्लास नोट्स, उसमें आप कहां तक पढ़ लोगे मैं बताता हूं। उसमें आप वो डायग्राम देख लें, टॉपिक लिखा होगा, टॉपिक न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस वाला पेज पढ़ लेना है, एक पेज, फिर उसके अगला पेज को भी पढ़ लेना है, दूसरा पेज, फिर उसके अगले पेज को नहीं पढ़ना है, तीसरा पेज को नहीं पढ़ना है, फिर उसके अगले पेज को नहीं पढ़ना है। यहाँ न्यूक्लियस से मैं मान रहा हूँ पहला पेज, न्यूक्लियस से पहला पेज दूसरा पेज पढ़ लेना, तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ये पढ़ लेना 5वां पेज और ये 6ठा पेज, तो इतना पढ़ लेना है भाई, ये और ये
ये दोनों पेज अभी छोड़ देना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म का बात है। तो पढ़ लेना नोट्स, ठीक है, लेकिन नोट्स बाद में फॉलो कर लेना किसका, हर्ष का भेजेंगे। तो फाउंडेशन वाले भी तुम आधा आधा कचरा कचरा नोट्स बना रहे हो, हर्ष का नोट्स देख देख के बनाने की कोशिश करो, और हर्ष थोड़ा नोट्स बनाने में तेजी लाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया नोट्स में। अब आ जाओ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में होमवर्क ले लो जल्दी से। कहाँ गया एनसीईआरटी भाई? एनसीईआरटी में पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 138 पे, पेज नंबर 138 पे पेज नंबर 138 पे आप क्या करना, फिर से पढ़ना, जहां टॉपिक दिया होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहां से लेकर आप फिर से पढ़ना। कहां तक मैं आपको बताता हूं, यहां तक पढ़ना, वही निचले, फिर से पढ़ना एक बार, निचले 6th लाइन के ऊपर तक। यह है आपका होमवर्क, इसको पढ़ के आना। फिर हम कल बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, बहुत अच्छे से बात करेंगे। फाउंडेशन वाले मैं आपको 1-2 दिन का और समय दूंगा, अगर आप पढ़ाई करने के ट्रैक पे आए तो आए, नहीं तो मैं अपना सिलेबस खींचने लग जाऊंगा। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले टाइम पास करते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, जीवन भर बहाने बनाते रहेंगे। मैं 1-2 दिन आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में टीचर का दायित्व होता है कि बच्चे अचानक से नीट की तैयारी करने आते हैं तो थोड़ा समझाना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मैं सिलेबस खींचूंगा फिर, ठीक है। इसलिए मैं भाषणबाजी बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, मैं आपको बहुत सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो आपका ही जाएगा, नुकसान होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ये होमवर्क लिख लेना। फिर हाँ, कल वाले क्लास में हम सेल बायोलॉजी वाला जो होमवर्क दिए 30 क्वेश्चन वो डिस्कस भी करेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। सब कोई बना के आइएगा, फिर मिलते हैं हम लोग कल। चलिए बाय। सर टाइमिंग का